हाय, इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 70 से समझेंगे सीआरपीसी के, जिसके अंदर हमें वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में समझाया गया है कि किस तरीके से अरेस्ट का वारंट इशू होता है, किसको इशू होता है, वो उसका क्या फॉर्म होता है, या किस तरीके से अगर किसी के अगेंस्ट वारंट इशू होता है तो उससे सिक्योरिटी लेके उसको छोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वारंट से रिलेटेड वो हमें इन प्रोविजंस के अंदर सीआरपीसी के बताई गई हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने ये समझा था कि सम्मन्स क्या होते हैं, किस तरीके से सम्मन इशू होते हैं, जो कि सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 69 के अंदर हमने देखा था। तो इसके अंदर हम वारंट के टॉपिक को कवर करेंगे कि वारंट क्या होते हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बेरेक को खोल लीजिए। हम बेरेक में से रीड करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं मीनिंग, साथ साथ जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसका, क्योंकि जो अगर हम बेरेक्स को डायरेक्टली रीड करते हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिकेट हो जाता है उसको रीड करना और उसको समझना, क्योंकि बेसिकली एंड में हमें वही समझना होता है जो बेरेक के अंदर दिया गया होता है। उसी के बेसिस पे हमारे केस लॉज होते हैं, या फिर केस लॉज जो होते हैं वो काफी डिटेल में हो जाते हैं। तो एक बार जब हमारे सेक्शंस खत्म हो जाएंगे फिर उसके बाद हम केस लॉज को सेपरेटली समझेंगे कि किस तरीके से क्या साइटेशंस है, क्या केसेस हैं। तो अभी हम सिर्फ अपना फोकस कर रहे हैं कि बेरेक के अंदर जो सेक्शंस दिए गए हैं उसकी लैंग्वेज क्या है। तो आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम सेक्शन 70 से रीड करते हैं कि सेक्शन 70 के अंदर क्या दिया गया है। सबसे पहले जो सेक्शन 70 है वो हमें बताता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, की किस तरीके का क्या फॉर्म होगा वारंट का और कितने ड्यूरेशन के लिए इशू होगा। तो सेक्शन 70 के अंदर बताया गया है। सबसे पहले एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड शैल बी इन राइटिंग, कि जैसे सम्मन्स थे इसी तरीके से जो वारंट्स है वो भी कैसे होंगे, राइटिंग के अंदर होंगे, साइंड होंगे बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। वही तीनों चीजें होंगी कि वो राइटिंग के अंदर होंगे, साइन होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा मतलब जज के द्वारा, और कोर्ट की सील लगी हुई होगी उसके ऊपर। और उसके अंदर क्या होगा, एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट शैल बी इन राइटिंग, राइटिंग के अंदर होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइंड होगा, सील लगी हुई होगी कोर्ट की, बियर द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटेंट ऑफ सच वारंट, की जिसको भी कोर्ट ने वो इशू किया है कि आप जाके इस व्यक्ति को पकड़ के लेके आइए, तो उसका नाम लिखा हुआ वारंट का नाम लिखा होगा उस व्यक्ति का वारंट के ऊपर कि ये व्यक्ति इस वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। इंडिकेट द क्लियर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज, जिसको भी पकड़ने जाना है जो भी उसका एड्रेस है वो क्लियरली लिखा गया होगा उस वारंट के ऊपर। स्टेट द ऑफेंस विच द एक्यूज इज चार्ज, की जिस जो भी ऑफेंस के लिए उसको पकड़ा जा रहा है, जिस भी एक्यूज को, वो लिखा जाएगा कि किस ऑफेंस के लिए पकड़ा जा रहा है। इंडिकेट द डेट ऑफ इशू, किस दिन वो इशू किया गया है वो भी लिखा जाएगा उसके ऊपर वारंट के ऊपर। इंडिकेट द डेट ऑफ अपीयरेंस, और किस दिन उस व्यक्ति को कोर्ट के अंदर अपीयर होना है वो भी लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें एक वारंट के ऊपर लिखी जाती हैं, ये सारी इसके ऊपर स्पेसिफाई की जाती हैं कि क्या क्या चीजें दी जाएंगी। उसके बाद एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाय द कोर्ट विच इशूड इट और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, की कब तक वो इश्यू के अंदर रहता है, पावर के अंदर रहता है, जब तक कि या तो वो एग्जीक्यूट ना हो जाए या फिर कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे। अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, मान लीजिए कि किसी पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट्स इशू कर दिए। वैसे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन नहीं दी गई कि बेलेबल और नॉन बेलेबल दो तरीके के वारंट होते हैं। बेलेबल वारंट वो होते हैं जब कोर्ट जिस पर्सन को वो वारंट्स इशू कर रहा है उसको ये ऑथराइज कर देता है कि इस व्यक्ति से अगर ये बेल देता है तो इसको बेल लेके श्योरिटी लेके छोड़ देना। और नॉन बेलेबल के अंदर कोर्ट ऐसे अलाउ नहीं करता कि सिक्योरिटी लेके छोड़ देना, बेल लेके छोड़ देना। तो ऐसे केस के अंदर अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति कोर्ट के अंदर अपीयर हो जाता है उस दिन से पहले जिस दिन उस नॉन बेलेबल वारंट के ऊपर लिखा गया था कि अपीयर होना है, और वो कोर्ट से कहता है कि मैं अपीयर हो गया हूं, आप मेरे वो नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल कर दीजिए, तो कोर्ट क्या करता है, वो नॉन बेलेबल वारंट कैंसिल कर देता है उनको सुन के। लेकिन अब जिस व्यक्ति को वो नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए थे, जिस भी पुलिस इंस्पेक्टर को, जिसको भी वो इशू हुए थे, अब उसको तो ये नहीं पता कि इस व्यक्ति ने अपने जो वारंट्स है वो जाके कोर्ट में कैंसिल करा लिए हैं नॉन बेलेबल वारंट। तो फिर वो कोर्ट से क्या करते हैं, एक ऑर्डर ले लेते हैं, जिस ऑर्डर का नाम क्या होता है, रोबकार, ROBKAR, रोबकार ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इसके जो नॉन बेलेबल वारंट्स है वो कैंसिल हो गए हैं। तो जिस भी दिन फिर वो जो व्यक्ति जिसको वो वारंट्स इशू किए गए थे वो उस व्यक्ति को पकड़ने आता है जिसके अगेंस्ट वो वारंट इशू गए थे, तो वो फिर वो अपना रोबकार का जो ऑर्डर होता है जो कोर्ट ने इशू किया हुआ होता है वो उस व्यक्ति को दिखा देता है कि मैंने कोर्ट से अपने जो नॉन बेलेबल वारंट थे वो कैंसिल करा लिए थे। तो फिर वो उसको पकड़ के नहीं लेके जाता। तो इसी तरीके से हमें दो चीजें पता चलती है कि जब तक या तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, जब उसको पकड़ के ले गया कोर्ट में अपीयर कर दिया तो वो पावर से खत्म हो जाएगा वारंट, या फिर कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो जाए। तो कैंसिल हो जाएगा तो किस तरीके से उस व्यक्ति को पता चलेगा जिसके अगेंस्ट इशू है, रोबकार के द्वारा। तो ये हमने दो चीजें इस सेक्शन के अंदर समझी। फिर आते हैं सेक्शन 71 के ऊपर, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कि यहाँ पे जिस व्यक्ति को वारंट इशू गए हैं उसको ये पावर दे दी गई कि वो उसको सिक्योरिटी लेके जिस भी पर्सन को अरेस्ट करना था छोड़ दे।
Any court issuing a warrant for the arrest of any person may in discretion directed by the endorsement on the warrant that if such person executes a bond, कि अगर जिस व्यक्ति को पकड़ने जाया जा रहा है अगर वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करता है विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट, की भाई सिक्योरिटी भी दे देता, श्योरिटी दे देता है कि जिस भी दिन उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा वो अपीयर हो जाएगा, या फिर जिस दिन बोला गया उस दिन वो अपीयर हो जाएगा, specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant directed shall be take such security and shall release such person from custody। तो फिर उस व्यक्ति को, वो ऐसे व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिसको भी वो वारंट इशू हुए थे कि वो उस जिस पर्सन को अरेस्ट करने गया उससे सिक्योरिटी ले ले, श्योरिटी ले ले और फिर उसको अपनी कस्टडी से छोड़ दे। द एंडोर्समेंट शैल स्टेट, तो जो भी एंडोर्समेंट दी जाएगी उसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, द नंबर ऑफ श्योरिटीज, जितनी भी नंबर ऑफ श्योरिटीज लेनी होंगी, the amount in which they and the person for whose arrest the warrant is issued are to be respectively bound, कि कितना अमाउंट है और किस व्यक्ति के अगेंस्ट वो श्योरिटी मिली है वो मेंशन किया जाएगा। द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और किस दिन या किस टाइम पे उसको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना है वो भी वहां पे एंडोर्समेंट के अंदर लिखा जाएगा। Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court। जब भी वो ऐसे सिक्योरिटी लेगा तो फिर वो उसको कोर्ट के अंदर फॉरवर्ड कर देगा कि देखो मैंने सिक्योरिटी ले लिया, और वो बॉन्ड वापस कोर्ट के अंदर भेज देगा कि इस दिन ये अपीयर हो जाएगा। वारंट टू होम डायरेक्टेड, मतलब जो अभी हमने पढ़ा एक तरीके से जो सेक्शन 71 के अंदर पढ़ा, इसको हम बेलेबल वारंट बोलते हैं। ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि इसको बेलेबल या नॉन बेलेबल बोलते हैं, लेकिन जो ऐसे वारंट इशू होते हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी लेना अलाउ करता है कोर्ट, उसको हम बेलेबल वारंट बोलते हैं। फिर आते हैं वारंट टू होम डायरेक्टेड, किसको डायरेक्शन दी जाती है वारंट के अंदर। तो अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, एक या एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी जाती है वारंट के अंदर। But the court issuing such warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, direct to any other person or person and such persons shall execute the same। कि पुलिस या पुलिस ऑफिसर्स को वो इशू किया जाएगा वारंट कि जाके इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाइए, लेकिन अगर इमीडिएटली पुलिस को मजिस्ट्रेट को वो वारंट इशू करना है और कोई भी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो किसी भी व्यक्ति को वो वारंट इशू कर सकती है कि जाके आप पकड़ के लेके आइए। एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन को इशू कर सकती है कि आप जिस भी पर्सन को बोला जा रहा है वारंट के अंदर उसको अरेस्ट करके लेके आइए। When a warrant is directed to be more officers or persons than one, it may be executed by all or by any of one of them। कि भाई एक से ज्यादा व्यक्ति अगर वो वारंट इशू हुए हैं तो उनमें से कोई एक भी उसको जाके एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर सारे के सारे जाके भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम चीज पुलिस के अंदर होगी, अगर एक पुलिस के अगेंस्ट हो रहा है तो फिर वो वाला पुलिस वाला जाएगा, अगर एक से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट हुए तो वो सारे भी जा सकते हैं और उनमें से कोई एक भी जाके उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। फिर सेक्शन 73 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 73 हमें क्या बताता है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, की वारंट जो है वो किसी भी पर्सन को डायरेक्शन दे सकते हैं। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट अ वारंट एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, कि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्शन दे सकते हैं सीजीएम या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट। अब किस किस के अगेंस्ट दिया जा सकता है, कोई भी एस्केप्ड कन्विक्ट है, भागा हुआ कन्विक्ट है, उसके अगेंस्ट दिया जा सकता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 82 के अंदर कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है, तो उसके अगेंस्ट वारंट इशू किए जा सकते हैं। और ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज इवेडिंग अरेस्ट, कि कोई भी व्यक्ति जिसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है उसने और वो भागने की कोशिश कर रहा है, अपने अरेस्ट नहीं होने दे रहा, तो उसके अगेंस्ट वारंट इशू किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा। Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in or enters any land or other property under his charge। क्या कह रहे हैं सबसेक्शन 2 के अंदर कि जिस भी व्यक्ति को वो वारंट इशू हुए हैं वो ऐसा एक्नॉलेज करता है राइटिंग के अंदर कि अगर जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट वो वारंट इशू है, मतलब जिसको भी अरेस्ट करने के लिए वो वारंट इशू हुए हैं, अगर वो व्यक्ति उसकी लैंड के अंदर घुसता है जो कि उसके चार्ज के अंदर आती है, तो वो जिसको भी वो इशू हुए हैं, मतलब जिसको भी कोर्ट ने अथॉरिटी दी है जो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है राइटिंग के अंदर, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर लेगा। इज इन एंटर्स इन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, जो कि उसके चार्ज के अंदर आते हैं, कोई भी लैंड कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर अगर वो व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है वो एंटर करता है तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा। When the person against whom such warrants is issue is arrested, अब जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो इशू हुए थे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, he shall be made over within the nearest police officer, तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाएगा, जो भी सबसे पास में पुलिस ऑफिसर होगा उसके पास लेके जाया जाएगा। who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case, तो वो क्या करेगा, जिस भी मजिस्ट्रेट के पास उसके अंदर jurisdiction होगी उस मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को वो लेके जाएगा जिसको अरेस्ट किया गया है, कौन, जो पुलिस ऑफिसर है। अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 71, या फिर अगर सेक्शन 71 के अंदर ये दिया गया कि इस व्यक्ति को
ये लेके सेक्शन 71 के अंदर सिक्योरिटी लेके छोड़ा जा सकता है, तो फिर उस व्यक्ति को सेक्शन 71 की सिक्योरिटी लेके छोड़ दिया जाएगा, अदरवाइज फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा। मान लीजिए कि अगर वो सेक्शन 71 की सिक्योरिटी नहीं दे रहा तो तब भी उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा, या फिर अगर नॉन अवेलेबल वारंट है तब भी उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया जाएगा। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे वारंट जो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दे रहे हैं उसके अंदर क्या बता रहा है कि अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर मे आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज एंडोर्स अपॉन द वारंट बाय द ऑफिसर टू हुम इट वाज डायरेक्टेड और एंडोर्स, की जिस भी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट ने कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लाइए, वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर एंडोर्समेंट देगी, किसी और पुलिस ऑफिसर को भी ऑथराइज कर सकता है कि वो भी जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर ले, तो ये पावर इसके अंदर दी गई है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिना एंडोर्समेंट के किसी और पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि आप अरेस्ट करके लेके आइए, तो फिर ऐसे अगर वारंट को एग्जीक्यूट करता है दूसरा पुलिस ऑफिसर तो उसको हम इलीगल मान लेते हैं, वो लीगल नहीं होते, तो एंडोर्समेंट करना जरूरी हो जाता है। फिर आते हैं सेक्शन 75 के ऊपर, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। क्या कहता है इसके अंदर कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं उसको जो भी वारंट के अंदर लिखा गया है, जो भी सब्सटेंस है उसका वो बताया जाएगा जिस पर्सन को अरेस्ट करने गया है। एंड इफ सो रिक्वायर शैल शो हिम द वारंट, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसको वारंट भी दिखा दिया जाएगा कि ये आपके अगेंस्ट वारंट इशू हुए हैं, ये आपके अगेंस्ट चार्ज लगे हैं, उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होंगी ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ रियलिटी में मेरे अगेंस्ट कोर्ट ने वारंट इशू किए हैं। सेक्शन 70 बोलता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसको कोर्ट के सामने लेके आया जाएगा बिना डिले के। क्या कहता है कि द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन, कि जिस भी कोर्ट के सामने उसको लेके आना जरूरी था बिना डिले के उस कोर्ट के सामने उस मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को लेके आया जाएगा जिसको अरेस्ट किया गया है। फिर प्रोवाइडेड दैट सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स, की वो जो समय है डिले का 24 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो ट्रैवलिंग का टाइम है मजिस्ट्रेट तक पास लेके जाने तक का टाइम है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा 24 आवर्स के अंदर। फिर आते हैं हम सेक्शन 77 के ऊपर जो हमें बताता है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एनी प्लेस इन इंडिया, कि आप किस जगह पे उस वारंट को एग्जीक्यूट करोगे, किसी भी जगह पे इंडिया में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो उसी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर होना चाहिए या फिर उसी लोकल अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, आप इंडिया के किसी भी पार्ट के अंदर जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हो वारंट के बेसिस के ऊपर। तो इंडिया के अंदर किसी भी जगह पे वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 78 बोलता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, की अगर जो वारंट को अगर अपनी जुरिडिक्शन से बाहर एग्जीक्यूट करने के लिए फॉरवर्ड किया गया है तो उसके बारे में क्या बताता है कि व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, जो भी कोर्ट इसको इशू कर रहा है और वो चाह रहा है कि उसकी लोकल जुरिडिक्शन से बाहर उसको एग्जीक्यूट किया जाए, such court may instead of directing the warrant to the police officer within its jurisdiction forward it by the post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of the police commissioner or police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed। तो जिस भी local jurisdiction के अंदर उसको execute करना है, अगर वो उस magistrate से बाहर की jurisdiction है तो वो अपने पुलिस ऑफिसर को वो वारंट इशू नहीं करेगा। वो क्या करेगा, जिस भी एरिया के अंदर उस वारंट को एग्जीक्यूट करना है उस एरिया के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जो कौन है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसको वो वारंट इशू कर देगा। एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर ऑफ शैल एंडोर्स हिज नेम देयरऑन एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर हियरिन बिफोर प्रोवाइडेड। फिर जैसा भी उनके तरीके से उसको फिर वो एग्जीक्यूट करा लेंगे, जो भी अभी तक हमने चीजें समझी उस तरीके से उस वारंट को एग्जीक्यूट करवा लेंगे। The court issuing the warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such documents if any may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should or should not be granted to the person। तो जो भी जब ऐसे कोई भेजे जाएंगे वारंट तो साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी सब्सटेंस होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कि किस ऑफेंस के लिए इसको पकड़ा जा रहा है या फिर जो सेक्शन 81 है उसके हिसाब से कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अगर जो जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया जाएगा वो ये देखे कि क्या इस व्यक्ति को बेल मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए, तो ये सारी चीजें उसको सप्लाई करनी होंगी। सेक्शन 78 बोलता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। आउटसाइड जुरिडिक्शन के केस में वो किस तरीके से वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम ही शैल ऑर्डिनरली टेक it for endorsement either to an executive magistrate or police officer not below the rank of the officer in charge of a police station within the local limits whose jurisdiction the warrant is to be executed। कि वहां पे endorsement ले लेगा किसकी, जिस भी jurisdiction के अंदर वो warrant
वो एग्जीक्यूट होने वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की या फिर पुलिस ऑफिसर की, जो कि इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से रैंक का कम का नहीं होगा। Such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficiently authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same। तो जो भी व्यक्ति के पास वो जाएगा, फिर उसके ऊपर वो उसको एंडोर्स कर देगा और एक तरीके से उसको अथॉरिटी मिल जाएगी पुलिस ऑफिसर को कि अब वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, एग्जीक्यूट कर ले वारंट को। इफ सो रिक्वायर्ड असिस्ट सच ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको असिस्ट भी कर दे जो भी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आया है। Whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it। कि अगर जो भी पुलिस ऑफिसर को वो वारंट इशू हुए हैं उसको ये लगता है कि जब तक मैं एंडोर्समेंट कराऊंगा उस लोकल जुरिस्डिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस इंचार्ज के किसी भी ऑफिसर से, तो फिर उस ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और इस वजह से मैं इस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा कि भाई ये व्यक्ति भाग जाएगा या ऐसा कुछ भी होगा जिसके अगेंस्ट वारंट इशू है। तो फिर ऐसे केस के अंदर उसके लिए ज़रूरी नहीं हो जाता कि वो उन वारंट्स को एंडोर्स कराए, तो वो बिना एंडोर्स कराए भी कर सकता है। फिर सेक्शन 80 के ऊपर आते हैं, प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशू, कि क्या प्रोसीजर होगा जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट वो वारंट इशू हुए हैं उसको अरेस्ट करने का। When a warrant of arrest is executed outside the district to which it is issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 किलोमीटर of the place of arrest, कि भाई जिस भी कोर्ट ने उसको इशू किया है वो कोर्ट 30 किलोमीटर के अंदर है जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उस जगह से, और is the nearer than the executive magistrate or district superintendent of the police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 17 be taken before such magistrate or district superintendents or commissioner। तो जो भी पास है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पास है, सुपरिटेंडेंट्स जो पुलिस का है वो पास है, कमिश्नर अगर पास है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पास है, तो जो भी पास है उसके पास उसको लेके जाया जाएगा। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, अब जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को लेके आया जाता है जिसको अरेस्ट किया गया, अब वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। सेक्शन 81 के अंदर बोलता है कि the executive magistrate or district superintendent police or commissioner of police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in the custody of to such court, कि जिसके सामने भी लेके आया गया उसको वो अब क्या डायरेक्शन देगा कि कोर्ट के सामने लेके जाया जाए उसको। provided that if the offence is bailable and such person is ready and willing to give the bail to the satisfaction of such magistrate, कि अगर मान लीजिए कि वो जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस था और वो व्यक्ति अपनी बेल देने के लिए भी तैयार है, district superintendent or commissioner or a direction has been endorsed under section 71 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate, district superintendent or commissioner shall take such bail or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant। तो फिर वो जो जिस भी मजिस्ट्रेट के सामने, जिस भी पुलिस ऑफिसर के सामने, मतलब जो भी सुपरिटेंडेंट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, जिसके सामने भी उसको लेके गया था वो उसको बेल इशू कर देगा। भाई नियरेस्ट के पास लेके जाएंगे, जो भी नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर था, सुपरिटेंडेंट था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट था, वो देखेगा कि भाई क्या इसके अंदर सेक्शन 71 की एंडोर्समेंट है या नहीं है, या फिर क्या ये ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है, उसको देख के अगर ठीक लगेगा तो फिर वो उसके अंदर बेल इशू कर देगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, अब मान लीजिए कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाया गया, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट था, अब वो ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो ऐसे केस के अंदर इट शैल बी लॉफुली फॉर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट or the session judge of the district which the arrest is made on consideration of the information the document referred in subsection 2 of section 78 to release such person on bail, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमने सेक्शन 78 सबसेक्शन 2 पढ़ा था जिसके अंदर बताया गया था कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो सारे भेजे जाएंगे वारंट के साथ। अगर दूसरे एरिया के अंदर अगर वो वारंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर जो भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर जो सेशन जज है, जिस भी एरिया के अंदर वो अरेस्ट हुआ व्यक्ति, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और उसको लगेगा कि इस व्यक्ति को बेल दे देनी चाहिए, तो फिर वो उस व्यक्ति को बेल दे देंगे। Nothing in this section shall be deemed to prevent the police officer from taking security under section 71, तो पुलिस ऑफिसर को इस चीज से नहीं रोका जाएगा। सेक्शन 71 के अंदर दिया गया कि अगर उसके ऊपर एंडोर्समेंट लिखी गई है कि इस व्यक्ति को सिक्योरिटी लेके छोड़ दिया जाए बॉन्ड पे, तो फिर अगर ऐसी चीज दी गई है तो पुलिस ऑफिसर वो भी कर सकता है। तो ये सेक्शन 81 तक हमने इतना समझा। फिर अब इसके बाद हम प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में समझेंगे, जो सेक्शन 82 से आगे के सेक्शन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।